नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संधारित्र में परावैद्युत का कार्य। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है, उसको हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। हमने वहाँ पर क्या किया था कि हमने दो प्लेट लिया था संधारित्र की, और उसमें से एक प्लेट को हमने धरती से जोड़ दिया था विभव को कम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम दो प्लेट लेंगे, लेकिन हम उसको धरती से नहीं कनेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, उसके बीच में एक क्या करेंगे, परावैद्युत का लाकर रख देंगे। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। आप हर एक संधारित्र को तो धरती से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए यह कैपेसिटर है, अब यह तो धरती से कनेक्ट नहीं ना, कहीं धरती से जुड़ा हुआ है नहीं, मतलब इसके अंदर भी एक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, तभी यह काम कर रहा है, तभी इसका विभव कम है, तभी इसकी धारिता ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा हम इसको समझेंगे और पढ़ते पढ़ते समझेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है और समझ में आ जाएगा आसानी से। जब देखिए हमने लिखा है कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका को आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं। यह कह रहा है कि दो संधारित्र की प्लेटें हैं, ठीक है, दो संधारित्र की प्लेटें हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, उनके बीच में, इन दोनों के प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रख दे रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है तो जो परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टिका होगी, पट्टिका के अणुओं के नाभिक, देखिए यहाँ पर शब्द है नाभिक, संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं। भाई इसमें नाभिक का क्या कार्य होगा, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, परावैद्युत क्या है, एक पदार्थ है। मोम कागज सब क्या है, एक पदार्थ है। लकड़ी क्या है, एक पदार्थ है। तो पदार्थ देखिए यह हो गया पदार्थ। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, कई सारे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और अणु किससे मिलकर बने होते हैं, यह मिलकर बने होते हैं परमाणुओं से। और परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, धन व ऋणावेशों से मिलकर बने होते हैं। इतना तो आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि आप यह जानते हैं कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और अणु किससे मिलकर बनते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु क्या होते हैं, धनावेश और ऋणावेश का एक समूह होता है। अब बात आती है कि यहाँ पर नाभिक कैसे आ गया। देखिए आप जानते हैं कि परमाणु क्या है, परमाणु का यह देखिए, यह एक परमाणु हमने बनाया, नाभिक बनाया। परमाणु की जो नाभिक होता है, यह बीच वाला जो एकदम बीच में होता है, वहां पर क्या होते हैं, सभी धन आवेश होते हैं। जो परमाणु का नाभिक होता है वहां पर सभी क्या होते हैं, धन आवेश होते हैं। और आप जानते हैं इसके सभी कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, इसकी सभी कक्षाओं में, किसी भी नाभिक के सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। धन आवेश कहाँ होता है, नाभिक में होता है, और ऋण आवेश इसकी बाहरी कक्षाओं में घूमता रहता है। यही होता है। ये केमिस्ट्री की चीजें आपने पढ़े होंगे या फिर हो सकता है अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें पता चल गया परमाणु धन आवेश और ऋण आवेश से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, परावैद्युत पदार्थ को रखा। अब देखिए पदार्थ कैसा हो सकता है, ऐसा ही होगा। मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा लिया है, तो लकड़ी के टुकड़े में कई सारे अणु होंगे, जो छोटे छोटे निकलेंगे वो सब अणु होंगे, और वह अणु परमाणु से मिलकर बने होंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर प्लस हो, यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऐसे ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, पहले माइनस लिया, बाद में प्लस को लिया, पहले माइनस फिर प्लस, माइनस फिर प्लस। जितने भी ये पेयर आपको दिख रहे हैं, यह सभी क्या हैं, अणु हैं। और अणु यह क्या है, जो माइनस प्लस क्या है, यह सब क्या है, परमाणु है। जहाँ पर यह क्या है, धन क्या है, वह नाभिक है, और माइनस क्या है, वह इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। यह कैसे हुआ कि प्लस माइनस माइनस प्लस, यह कैसे हुआ, यह हमने आगे लिख रखा है। देखिए
लिखा है कि ऋण प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धन प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं। कैसे? धन, जैसे ही हम परावैद्युत पदार्थ को रखेंगे वैसे ही जो यह होगा, धन आवेश ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और यह ऋण आवेश धन आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। देखिए सभी ऋण आवेश जो होंगे सबकी क्या है, दिशा एक ही तरफ है और धन आवेश की दिशा सबकी एक ही तरफ है। ठीक है, मतलब ऋण आवेश धन आवेश की तरफ जा रहा है और धन आवेश ऋण आवेश की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, अतः पट्टिका के प्रत्येक अणु का एक सिरा धन आवेशित तथा दूसरा सिरा क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। देखिए हमने क्या किया, परावैद्युत पदार्थ लिया और हमने इसको काट दिया। यह देखिए परावैद्युता का पहला पट्टिका है, यह दूसरा पट्टिका। देखिए यह संधारित्र की पट्टिका है, यह परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका है। परावैद्युत पदार्थ की जो पहली पट्टिका है वह क्या है, ऋण आवेशित है और दूसरी पट्टिका क्या है, धन आवेशित है। ऐसे ही संधारित्र में एक क्या है, धन आवेशित है, एक ऋण आवेशित है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है ध्रुवण, नया शब्द आ गया। ध्रुवण क्या होता है, ध्यान से बनेगा। देखिए यह संधारित्र की पट्टिका है, यह भी संधारित्र की पट्टिका है, यह परावैद्युता थी, यह भी परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका है। अब देखिए इस संधारित्र की प्लस आवेश के कारण जो परावैद्युत पदार्थ क्या करता है, ऋण आवेश के अपनी तरफ खींचता है। वही काम यहाँ पर ऋण आवेश धन आवेश को खींचता है। तो इनके द्वारा जो आवेश यह बना, इसी को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुवण आवेश कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, संधारित्र के प्लेट के द्वारा परावैद्युत क्या होता है, ऋण आवेश को अपनी तरफ खींचता है और संधारित्र के ऋण आवेश प्लेट के द्वारा परावैद्युत के धन आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इन्हीं आवेशों को हम क्या कह रहे हैं, ध्रुवण आवेश कह रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। तो देखिए फिर क्या, ध्रुवण आवेशों के कारण एक वैद्युत क्षेत्र ई डैश उत्पन्न हो जाता है। ई डैश उत्पन्न हो जाता है मतलब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। देखिए यह प्लस आवेश है, यह माइनस आवेश है, मतलब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। संधारित्र प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इसकी दिशा किधर होगी, आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। अब देखिए वही चीज यहाँ पर भी तो होगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस माइनस है। यहाँ पर देखिए इसका पहला प्लेट माइनस इधर है और प्लस इधर है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, जस्ट इसके अपोजिट। देखिए इसकी दिशा इधर है और परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसके विपरीत है, विपरीत है। ठीक है, अब आगे। अब देखिए विपरीत है, ये इसकी वैद्युत क्षेत्र क्या है, बड़ा है और इसका छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि जो संधारित्र के वैद्युत क्षेत्र होगा वह बड़ा होगा परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत क्षेत्र से। हम कह सकते हैं भाई देखिए आपको दिख रहा है, यह हम नहीं, आपको यह दिख रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ रहे हैं। इस प्रकार देखिए यहाँ जो ई है वह ई डैश के एकदम विपरीत दिशा में। इस प्रकार परावैद्युत पट्टिका के कारण संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र घट जाता है भाई। देखिए जैसे ही छोटा हुआ इनके बीच क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र घट जा रहा है। वैद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, देखिए इसके मुकाबले में घट रहा है कि नहीं घट रहा है, घट रहा है। फिर क्या, जैसे ही घटेगा जिसके कारण प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाएगा। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र घटेगा विभवांतर कम हो जाएगा भाई। विभवांतर मतलब आवेशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कम कार्य करना पड़ रहा है। मतलब आवेश बच रहा है आपका, आवेश नहीं, विभव बच रहा है। जो विभव बचेगा आप चाहेंगे कि उस जो बचा हुआ विभव है उसके द्वारा और अधिक आवेश को लाया जा सके। यही तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है, देखिए विभवांतर कम हो जाता है तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। आप जानते हैं परिभाषा क्या है, धारिता बराबर होता है Q/V। यहाँ से हम कह सकते हैं कि
v का मान अगर बढ़ रहा है तो धारिता का मान क्या रहा है, घट जा रहा है। लेकिन जैसे ही v का मान हम घटा रहे हैं धारिता का मान बढ़ जा रहा है। मतलब धारिता क्या है, विभव के व्युत्क्रमानुपाती है। धारिता क्या है, विभव के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यही तो हमें हर एक का भाई संधारित्र का मतलब यही है कि आपको कुछ भी करके विभव के मान को घटाना है और धारिता के मान को बढ़ाना है। धारिता के मान को बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आप उसको आकार को बढ़ाएं, नहीं, उसकी क्षमता को बढ़ाना है भाई, उसकी क्षमता को, उसके आकार को नहीं बढ़ाना। ठीक है, अब देखिए जैसे ही धारिता बढ़ जा रही है तो अब हम कह सकते हैं अतः अब और अधिक आवेश दिया जा सकता है। धारिता बढ़ी तो आवेश और अधिक दिया जा सकता है कि नहीं, दिया जा सकता है भाई। क्यों, क्योंकि विभव घट रहा है, विभव को हमें विभव घट कर V1 हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसी विभव V1 को हम फिर से V बनाने के लिए क्या करेंगे, और आवेश लेकर आएंगे। ठीक है, यह प्रोसेस हमेशा ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, देखिए जो संधारित्र है और विद्युत सेल है दोनों में बस एक ही अंतर है, यह है कि जो सेल होती है वह लगातार धारा प्रवाहित करती रहती है, लेकिन संधारित्र में धारा लगातार प्रवाहित नहीं होती है, वह धारा कम होती रहती है। ठीक है, यह धारा को, विद्युत को कुछ ही क्षण तक अपने अंदर रोक सकती है, उसके बाद अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन बैटरी में ऐसा नहीं होता है, जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे वह खत्म नहीं होता है। ठीक है, यह बोर्ड का क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लेता है कभी कभी। अब देखिए अतः अब और अधिक आवेश दिया जा सकता है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम बता सकते हैं परावैद्युत का कार्य क्या है। यहाँ से हम लिख सकते हैं परावैद्युत का कार्य यह है कि विद्युत क्षेत्र को कम करना। परावैद्युत का काम क्या है, पहला वैद्युत क्षेत्र को कम करना, वैद्युत क्षेत्र को कम करना है। दूसरा विभवांतर कम करना है और तीसरा धारिता को बढ़ाना है। देखिए अगर यह 3 पॉइंट आपने याद कर लिया तो आपको यह याद हो जाएगा कि संधारित्र में परावैद्युत का कार्य। देखिए हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र को घटाया, विभवांतर को कम किया और धारिता को बढ़ा दिया। यही 3 पॉइंट है कि संधारित्र में परावैद्युत का कार्य क्या है, वैद्युत क्षेत्र को कम करना है, विभवांतर को कम करना है और धारिता को बढ़ा देना। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि परावैद्युत का कार्य क्या है, वह क्या करता है, आवेश का संग्रहण करता है। एक तरह से इस जो संधारित्र में परावैद्युत का कार्य है उसको हम कह सकते हैं यह आवेश का संग्रहण करता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।